हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी आपकी मीन थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की जो दो मेन कोर सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के, हमने CPT स्टार्ट कर रखा है। CPT में यूनिट 1 हम कर चुके हैं और यूनिट 2 में हमने प्लेटो आधा कर लिया है। जो हमने प्लेटो आधा किया था, आज की वीडियो में हम प्लेटो कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले हम जो अब आज से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जो पीछे का हमने किया था उसको एक बार देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये आपके आगे की यूनिट्स हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि नॉर्मली आपको जो इंट्रोडक्शन लिखना है वो, उसके बाद प्लेटो का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि उनके बारे में क्या बताया गया है क्या नहीं है। प्लेटो की रचनाएं पढ़ी थी, बाद के समय की उनकी पुस्तकें पढ़ी थी। उस बाद की पुस्तकों में जो रिपब्लिक थी और रिपब्लिक में जो 10 अध्याय थे उसके बारे में पढ़ा था। उनकी कार्य पद्धति पढ़ी थी। प्लेटो के जो राजनीतिक सिद्धांतों का दार्शनिक आधार था हमने वो पढ़ा था। ठीक है। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम प्लेटो का राजनीतिक दर्शन से करेंगे। मतलब ये कि आपका असल जो आंसर है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है कि इनकेस क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ से करोगे। इसमें सबसे पहला है आपका न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है इस पे क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है। आप कितने ही प्रीवियस पेपर उठाकर देखना, और जो इस सब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, उन सब में कहीं ना कहीं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उन्होंने डाल ही रखा है कि लिखो भाई लिखो बैठ के। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या था? देखो, प्लेटो के लिए न्याय सिर्फ नियमों का पालन तक इसलिए सीमित नहीं था क्योंकि वो मानव आत्मा के प्रकृति पर आधारित है। ठीक है। ये कमज़ोर के ऊपर एक शक्तिशाली की जीत नहीं है, क्योंकि ये तो कमज़ोर के शक्तिशाली से रक्षा करता है। उनकी निगाह में ये वाली बात थी जो आज के टाइम पे और उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो शक्तिशाली होते थे वो जो कमज़ोर थे उनके ऊपर अपना रौब झाड़ते थे, उनके ऊपर अपना ये दिखाते थे कि जो है हम हैं, हमसे पूछ के करो। प्लेटो ने एक न्यायोचित राज्य जो होता है उन सभी की अच्छाइयों की तरफ ध्यान रखकर एक चीज़ को पाने की कोशिश की है कि कोई भी एक न्यायोचित राज्य जिसमें न्याय हो उसको कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखा है। एक न्यायोचित समाज में शासक, सैन्य वर्ग, कामगार वर्ग सभी वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, वो होता है एक्चुअली में न्याय। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इस तरीके से समाज में शासक बुद्धिमान होते हैं, सैनिक बहादुर होते हैं और जो आम जनता है वो आत्मनियंत्रण या फिर संयम का पालन करती है। तब जाके एक आपका स्वतंत्र राज्य, एक न्याय वाला राज्य बन पाता है। न्याय प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य वर्ण विषय है। ये बात मैं आपको कल वाली वीडियो में जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि न्याय का सिद्धांत उनका रिपब्लिक बुक का सबसे पहला टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि सब चीज़ों की शुरुआत उन्होंने न्याय के सिद्धांत से ही करी है। रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है कर्सनिंग जस्टिस है। कर्सनिंग जस्टिस का क्या मतलब होता है? न्याय के संबंध। प्लेटो के लिए जो न्याय है वो एक नैतिक, एक मॉरल के रूप में वो देखते हैं कि ये मॉरलिटी है। बेकर एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, अब प्लेटो के लिए न्याय एकदम से मानव सद्गुण का एक भाग है और वह बंधन है जो मनुष्य को राज्य से जोड़ता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेकर ने बोला कि प्लेटो के लिए न्याय एकदम से एक मानव के सद्गुण का वो एक हिस्सा है जो बंधन है और जो मनुष्य को स्टेट से जोड़ता है। बिल्कुल सीधी सी बात है और जाहिर सी बात है कि जब तक किसी स्टेट में, किसी कंट्री में न्याय नहीं होगा तो फिर उनका किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करना या फिर किसी की गलती पर दंड देना या कुछ भी करना बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसी तरीके से विचार सेबाइन नाम के फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बोला कि न्याय
प्लेटो के लिए एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांध कर रखता है। जैसे बेकर ने बोला कि न्याय जो है वो मानव और उसका एक हिस्सा है और उसका एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को राज्य से जोड़ता है। और सेबाइन ने बोला कि ये एक ऐसा बंधन है जो समाज को न्याय के साथ बांध कर रखता है। सेम वही बात है, सिर्फ अल्फाजों को घुमा दिया गया है। दोनों राइटर एक दूसरे की कॉपी करके बैठ गए। उसके बाद ये है कि न्याय जो है आपका, न्याय ग्रीक भाषा में प्रयुक्त शब्द, मतलब न्याय जो है इन्होंने बोला ग्रीक भाषा में प्रयुक्त शब्द डिकायोजनी से मिलता है जिसका अर्थ है न्याय। ठीक है, मतलब न्याय शब्द से कहीं ज़्यादा। इन्होंने ये जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, शायद मुझे नहीं पढ़ना आ रहा हो भी सकता है, लेकिन मैंने तो बिल्कुल सही आपको बताया है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में लिखोगे तो अल्फ़ाबेट ज़्यादा ध्यान में रहेंगे, तो फिर वो जो वर्ड है गलत नहीं होगा। तो इन्होंने बोला है कि इस वर्ड से न्याय को लिया गया है और इसका जो असली है ना वो न्याय से कहीं ज़्यादा बढ़कर इसका मीनिंग है। ठीक है, इसका जो अर्थ बताया जाता है न्यायोचित नीति परायण। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो ये बताया जाता है। इसलिए प्लेटो का जो न्याय की धारणा है ना उसको वैधानिक या फिर अदालती नहीं माना जा सकता, ना ही इसे अधिकार या दायित्व के क्षेत्र में भी दिखाया जा सकता है। उन्होंने बोला कि भाई नॉर्मली इसको तरीके से रखो, जब ये न्याय से ज़्यादा इसकी वैल्यू है इस वर्ड की कि एक इतना मतलब वैल्यूएबल वर्ड है ये, तो इसको अदालत के अंदर भगाना दौड़ाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात होगी, इसलिए इसको ऐसे दौड़ाकर बेइज्जती मत करो। उसके बाद देखो ये है कि प्लेटो का जो इनका सिद्धांत है, जिस रूप में वे सिफेलेस और सुकरात जैसे पात्रों के बीच चर्चा के दौरान उभरता है। क्या मतलब, देखो सबसे पहला उन्होंने क्या बोला कि न्याय नीतिपरायणता का ही दूसरा नाम है। दूसरा उन्होंने बोला कि ये अधिकारों का आनंद उठाने से कर्तव्यों का दायित्व वहन अधिक है। मतलब ये जो राइट्स हैं उनका आनंद उठाने से उनकी जो कर्तव्य हैं उन सबको दायित्व वहन एक उससे ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड इन्होंने बोला कि ये व्यक्ति का उसकी अपनी योग्यताएं, उसके क्वालिफिकेशंस, उसकी कैपेबिलिटीज़, क्षमताएं, उन सबको समाज का एक योगदान बनाकर रखता है। और चौथे में इन्होंने बोला कि ये सामाजिक नैतिकता है, समाज के लिए व्यक्ति का दायित्व है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक बात और आप जहन में रखो कि इन्होंने एक बात और बोली थी और उसको आप 5वें पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 5वें पॉइंट के रूप में आप उसको क्या लिखो कि ये सामाजिक ताने बाने की जो शक्ति है, क्यों है, क्योंकि इसमें समाज की सभी प्रणालियां सम्मिलित हैं, कि समाज की जो भी प्रणालियां हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड है, इस वजह से ये समाज की शक्ति है। उसके बाद देखो मेन बात ये है कि प्लेटो, आप जानते हो कि प्लेटो ने किस तरीके से सुकरात को अपनी हर चीज़ में इन्वॉल्व रखा है, हर चीज़ के अंदर, चाहे वो सोए खाए पिए उठे बैठे किताब लिखे नहीं लिखे, हर चीज़ के अंदर। तो पहले जो सुकरात थे ना उन्होंने इन विचारों को व्यक्त किया था, जिसकी वजह से इनको फांसी हुक कर दी गई थी, मृत्युदंड दिया गया था। तो इन्हीं चीज़ को प्लेटो ने आगे बढ़ाया था और इसलिए द रिपब्लिक अपनी फेवरेट बुक में इन्होंने सबसे पहला टॉपिक न्याय का सिद्धांत रखा था। ठीक है, उसके बाद उनके जो पिता पुत्र हैं उनके पारंपरिक नैतिकता के सिद्धांत पर दोषारोपण किया। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब ये था कि न्याय हर व्यक्ति को उसका देना था, या दूसरे शब्दों में वह करना था जो ठीक लगे। बस सीधी बात यहाँ पर जाहिर हो गई कि भैया सीधे अल्फाजों में उन्होंने बोला कि वो चीज़ है जो किसी को हक, जो कोई हकदार है उस चीज़ को पाने के लिए। जस्ट लाइक कि एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी ने मर्डर किया या फिर किसी ने चोरी करी, अब जिसने कमाया था उसकी हलाल कमाई थी और उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत रोया, बहुत पिटा, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या होता था कि पहले तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो वैसे आपने बचपन में या फिर 6th क्लास में 9th क्लास तक भी बहुत ऐसी हिंदी में कहानियाँ पढ़ी हैं राजा वाली, कि वो दिन को रात, रात को दिन बोलते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो इस बेस पे सेम वैसे ही बात यहाँ पर बोला गया कि अगर उसने चोरी करी है तो जिस शख्स का सामान चुराया है या तो सामान वापस दिलवाओ या उसके बदले उसको उतनी कीमत दो कि उसका जो नुकसान हुआ है वो ना हो, और उसको चोरी की सज़ा देनी चाहिए। तो न्याय के सिद्धांत के अंदर उन्होंने ये वाली बात को उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट रखा। उसके बाद
बाद इन्होंने बोला कि प्लेटो का जो एक पारंपरिक सिद्धांत है उसको समझ लिया था उस टाइम पे, जो मनुष्य को वो करने के लिए मजबूर करते थे, जिसकी उनसे उन्होंने अपेक्षा भी की थी या फिर न्याय एकता बनाने की क्रिया के रूप में की थी। देखो ये बात जो अभी तक चल रही है ये सुकरात की चल रही है, क्योंकि सुकरात ने ये सारी चीज़ें लिखी थी जिनको प्लेटो ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन प्लेटो जो थे उन्होंने न्याय के कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं किया था, कि भाई उन्होंने ये बोला कि न्याय तो न्याय है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब बहुत बार ऐसा होता है, अभी आज आप देख सकते हैं आज की तारीख में कि केसेस कुछ हुआ, मर्डर हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें सारे जो सबूत होते हैं वो मर्डर करने वाले के खिलाफ मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जज होता है वो उसको रिहा कर देता है, बाइज्जत बरी कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसके खिलाफ कोई ऐसा क्लू निकल जाता है, चाहे वो फेक हो या रियल हो, कि उसको बाइज्जत बरी करना पड़ता है। वो जज का काम है, वो करेगा, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि नहीं अगर उसने, जबकि जज को भी पता है कि भाई उसने मर्डर किया है, लेकिन जो प्रूफ होता है, कानून प्रूफ मांगती है, हमारा कोर्ट प्रूफ मांगता है, तो उसको ऊपर देखते हुए मर्डर करने वाले को भी छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि न्याय को मैं सही या गलत की निगाह से नहीं देखूंगा, न्याय जो है न्याय है, वो मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, तो उस चीज़ को देना आपका फ़र्ज़ है जो शासक हैं उनका। उन्होंने कहा कि न्याय वो है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, मित्र के साथ साथ शत्रु के लिए भी। वही सेम बात यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई है, जो आज के टाइम पे चलती है कि मर्डर करने के बावजूद भी प्रूफ है, लेकिन कोई ऐसा क्लू मिला कि उसके खिलाफ वो प्रूफ नहीं निकल रहा। ठीक है, मतलब ये नहीं हो रहा कि भाई साहब उसी ने मर्डर किया है, लेकिन जज को पता है, वकील को पता है, मर्डर जिसका हुआ है उसके घर वालों को पता है, और जिसने किया है उसको भी पता है। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला प्लेटो ने कि मेरे हिसाब से न्याय चाहे शत्रु हो, मित्र हो, गैर हो, अपना हो, कोई भी हो, उसको न्याय मिलना ही मिलना चाहिए। प्लेटो जो है उन्होंने न्याय के लिए उस परिवर्तनवादी धारणा को अपनाया, अस्वीकार करा, मतलब वो अधारणा नहीं अपनाई जिसके अनुसार न्याय सशक्त के पक्ष में होगा। मतलब उन्होंने ये बोला कि देखो मैं ऐसी जैसे आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको इंट्रो में कि कुछ लोग प्लेटो को परिवर्तनवादी भी बोलते थे कि भाई परिवर्तनवादी हैं, कुछ फासिस्ट बोलते थे, कुछ मार्क्सवादी बोलते थे, तो वो तो खैर यही जानते हैं और इनकी बातें, इनकी किताबें बताती हैं कि ये क्या थे एक्चुअली में। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि मैं एक परिवर्तन वाली धारणा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जिसकी वजह से न्याय जो है एक सशक्त के पक्ष में होगा। वो एक थ्रेसिमैक्स से यहाँ तक तो सहमत थे कि शासक शासन की कला को जानता है, इसलिए उसे सारी शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं थे कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। सेम वही वाली बात जो आज के टाइम पे भी देखने को मिलती है, और उस टाइम भी राजा यही करते थे कि अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी किसी चीज़ को पाने के लिए, ज़मींदारों की ज़मीन हड़पने के लिए, इतनी बहुत जगह हड़पने के लिए सिर्फ अपना भला देखते थे, ना कि जनता का। ठीक है, उसके साथ प्लेटो ने सुकरात के जो तर्क थे उनको प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला खुद अपने बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता, कृषक उत्पन्न करने वाला सभी अपनी फसल नहीं खाता है, और आगे उन्होंने बोला इसी तरीके से जो शासक है वो भी सारे नियम नहीं बनाता जिससे सिर्फ उसी का ही लाभ हो। मतलब सेम वही वाली बात कि जो जूता बनाता है वो सारे अपने जूते नहीं पहन सकता, वो अपने दो पैरों में ही पहनेगा, और वो जूता जब तक चलेगा तब तक पहनेगा, वो डेली बदल के नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि उसको उससे नुकसान होगा, उसकी बिक्री नहीं होगी तो जाहिर है उसको नुकसान ही होगा। वैसे ही कृषक का सेम है, और वैसे ही उन्होंने सेम ये बात बोली कि शासक जो है वो अपने लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिसमें उसको खुद फंसना पड़े या फिर खुद उसका नुकसान हो। प्लेटो की इस बात से सहमत थे कौन? थ्रेसिमैक्स फिलोसोफर थे, राइटर थे। तो उन्होंने बोला कि न्याय एक कला है, एक आर्ट है जो इस कला को जानता है, और वही कला है और कोई भी नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको याद करने में आसानी होगी कि अगर मान लो मैं पॉलिटिकल की सब्जेक्ट की टीचर हूँ, ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अलावा अगर मुझसे कोई मैथ्स पढ़ने आएगा, अब जब मैं पॉलिटिक्स में अच्छी हूँ, बहुत से बहुत मैं हिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ, वो थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाती है कभी कभी, ठीक है, और मैं आप लोगों को हिस्ट्री के अलावा हिंदी पढ़ा सकती हूँ या फिर कभी कभी EVS भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक पॉलिटिक्स पढ़ाने
पढ़ाने की कला है, मेरे अंदर उसको पढ़ाने का आर्ट है और मैं उसको ही कवर कर सकती हूँ। अगर मुझसे कोई गलत सवाल करेगा, कोई गलत जवाब देगा तो मैं उसको टोक सकती हूँ। सेम ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है कि न्याय जो है वो एक कला है, जो इस कला को बहुत अच्छे से जानता है वही कलाकार है और कोई भी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स पढ़ाने का तरीका अच्छे से जानती हूँ, टीचर सब अलग अलग हैं, न्याय देने वाले भी सब अलग अलग हैं, तो वो जो अच्छे तरीके से उसको जानता है ना, वही हकीकत में उसका कलाकार है। इन्होंने ये वाली बात यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। ठीक है, प्लेटो का जो अपना सिद्धांत है ना, जिन्होंने मतलब उन्होंने मतलब इस रूप में कि जैसे जो एडिमेंट थे, सुकरात थे, या ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें मतलब सारे लोग, चीज़ें नहीं, तो उनके बीच में रखकर ये बोला कि भाई न्याय का अर्थ स्पेशली जो है एक विशेषता है, एक स्पेशलिटी है कि किसी चीज़ को स्पेशल होना। वही सेम वाली बात जो मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया कि अगर उसकी चोरी हुई है तो भाई उसको भी तो वो मिलना चाहिए ना जो उसका चोरी हुआ है। नहीं मिलता वो कि उसने बेच दिया या खो गया उसी के हाथ से, चोर के हाथ से, तो भाई उसको न्याय दिलवाओ, उसको सज़ा दो, ताकि आइंदा से कोई और चोरी करने से पहले सोचे कि या तो मुझे चीज़ वापस करनी पड़ेगी या फिर मुझे दंड मिलेगा। तो सेम वाली बात ये कि ये न्याय जो है एक स्पेशल चीज़ है। न्याय व्यक्ति की समाज में रहने के बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सहायता करता है। और दिस इज़ ट्रू भी स्टूडेंट्स कि अगर न्याय नहीं होगा, कल को आपके किसी, जैसे आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो अधिकार पढ़ाए हैं, मौलिक अधिकार, उसमें यही था कि आपको न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ जाने का अधिकार है अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो अगर ये न्याय नहीं होता तो कोई भी आपको गाली बक देता, कोई भी आपका कोई भी अधिकार ख़त्म कर देता, तो फिर आप कैसे जाते। तो इन्होंने बोला कि न्याय व्यक्ति की समाज में रहने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। ठीक है, अब बात आती है आपकी आगे शिक्षा की योजना की। शिक्षा की योजना देखो क्या है। शिक्षा की योजना, उन्होंने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटे से आपको उसमें बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि जब तक शासक वर्ग पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जनता को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शासक और जनता अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो शासक की जो बेईमानियाँ हैं, उनकी चालाकियाँ हैं, वो नहीं समझ पाएगी। इसलिए शासक और जनता की जो भी हरकतें हैं वो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। ये वाली बात इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसके अंदर दूसरा या तीसरा या चौथा कोई ना कोई टॉपिक लेकिन है शिक्षा की योजना, जो आपकी प्लानिंग ऑफ एजुकेशन इन्होंने बताई है। ठीक है, उससे पहले एक बात और स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोल देते हैं कि मैम आपने जो मुझे पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, वो बहुत कम पढ़ाया है। देखो बच्चों, अगर आप कॉलेज में जाकर पढ़ोगे, किसी कोचिंग में जाकर पढ़ोगे, तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना, वैसे वो लोग पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कॉलेज के बच्चों को ऐसे पढ़ाया भी नहीं जाता। मैं आपको फिर भी बहुत अच्छे से समझा रही हूँ एक टॉपिक को, लिखना आपका काम है। मैंने आपको न्याय समझा दिया। अगर मुझे कोई ऐसे न्याय समझाता उस टाइम पे, जैसे मुझे खुद नहीं पढ़ना पड़ता, तो मैं तो एक पूरी बुक लिख देती कि भाई न्याय के अंदर एक ये बोला गया है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी जो बुक्स हैं, मैंने राइटर्स बताए हैं, उनको लेकर आओ, सामने रखो, खोल के बैठो, मेरा लेक्चर सुनो, उसके बाद नोट्स बनाओ, तब आपको याद भी रहेगा और आप अच्छे से अच्छा लिख भी पाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं शिक्षा की योजना। देखो, प्लेटो की रिपब्लिक सिर्फ सरकार से संबंध में ही लिखी बातों पर नहीं है। उन्होंने बोला मतलब उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि सिर्फ सरकार को ही यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा रहा। रूसो ने बोला कि शिक्षा शास्त्र का प्रबंध ग्रंथ है, और उन्होंने ये बोला, इसका मतलब क्या है, रूसो का जो इन्होंने बात बोली है कि रिपब्लिक में बताया गया है कि प्राचीन यूनानी समाज में सुधार लाना चाहिए। कैसा सुधार? बौद्धिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सब तरीक़ों का सुधार बहुत ज़रूरी है लाना। वो कैसे आएगा? वो एजुकेशन से आएगा। जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपने नॉर्मली ही ले लो कि अगर आप किसी जाहिल इंसान से बहस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बकबक करेगा और आगे लास्ट में आके आपको ही चुप होना पड़ेगा अगर आप एजुकेटेड हो तो। इनफैक्ट आप स्टार्टिंग से ही चुप रहोगे कि अरे जाहिल है यार, इसके मुँह कौन ही लगे, अपनी अपनी बोलेगा, अपनी ही मनवा कर छोड़ेगा, तो इसलिए शांत रहोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली बात बोली जाती है कि अगर जनता भी जाहिल होगी तो वो शासक के नीचे दब जाएगी, शासक जाहिल होगा तो जनता को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रिपब्लिक का उद्देश्य था न्याय को पता लगाना और उसके बाद एक आदर्श राज्य बनाना, और आदर्श राज्य कैसे बनेगा, उससे पहले एजुकेशन पॉलिसी लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है,
इस शिक्षा की योजना के अंदर। इसके बाद आप आदर्श राज्य पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा की योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की योजना पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, याद रखना। उनकी जो शिक्षा की नीति है वो इसी कि मतलब किसी गोल को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। गोल मतलब एग्जाम्पल के तौर पे गोल क्या रहा इनका गोल यही रहा, एक आदर्श राज्य बनाना, बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन वाला राज्य बनाना। इन्होंने प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा और सामाजिक न्याय एक ही चीज़ थी। उन्होंने बोला कि सामाजिक शिक्षा होगी तो सामाजिक न्याय ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। जाहिर है आप पढ़े लिखे लोगों में बैठो उठो और उन लोगों को तमीज़ है बात करने की, बोलने की। अगर कुछ गलत होता है तो फ़ौरन सॉरी बोल देते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, एक छोटी सी छींक आने पर भी छींकने के बाद सॉरी बोला जाता है ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो इन्होंने इसलिए ये वाली बात बोली कि सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय इक्वल है, कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तो न्याय भी लाना इम्पॉसिबल वाली बात है। उसके बाद इनका ये कहना भी गलत नहीं था कि शिक्षा सभी परेशान करने वाले प्रश्नों का समाधान है। अब आज को मैं एजुकेटेड हूँ, आप एजुकेटेड हो, कल को घर में आपके या मेरे कोई परेशानी होती है फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, कुछ भी, तो मैं अपना दिमाग चलाकर, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अपनी स्टडी का, अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठाकर पैसे कमा सकती हूँ, किसी को फ्री नॉलेज दे सकती हूँ, किसी की हेल्प कर सकती हूँ। मैं एजुकेटेड हूँ, कहीं कुछ फॉर्म फिल करना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, वो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए इन्होंने ये वाली बात को बोला कि शिक्षा जो है सभी परेशानियों का समाधान है, हल है। जैसा कि क्लाउस्टीन एक फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बोला कि नैतिक सुधारों के लिए शिक्षा एक साधन भी है। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा का जो सिद्धांत है बुराई को उसके मतलब एक तरीके से पार तक उसको छूने के लिए बताया गया है। एक मानसिक रोग को हटाने के लिए बोला गया है, राजनीति को सही करने के लिए बोला गया है, सामाजिक सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए बोला गया है। जाहिर है जब शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स भी कम हो जाएगी, सामाजिक जो न्याय है वो मिल जाएगा एंड ऑल बातें सारी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है मेन बात कि भाई जो प्लेटो थे वो सुकरात के सभी उन पर चलते थे। ये सुकरात भैया हैं और ये प्लेटो भैया हैं। तो वैसे तो अच्छे लग रहे हैं देखने से, काफ़ी फ्रेश से ऐसे लग रहा है अभी खा पी के बैठे। तो देखो आगे प्लेटो अपने शिक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में कुछ बातों को मानकर चलते थे। क्या बातें थी वो? देखो बात सबसे पहले ये थी क्रियाशीलता। देखो क्रियाशीलता मतलब मेन क्या बताया इसमें कि भाई आत्मा को क्रियाशील होने के लिए शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रकट करना है और उनकी अच्छाइयों को भी दिखाना है। दूसरा क्या बोला? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्यों बोला? भाई कैरेक्टर ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आपका कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो कुछ नहीं होने का। तो इन्होंने ये इसलिए बोला कि शिक्षा एक इंसान का कैरेक्टर बनाती है। अब आप एजुकेटेड होंगे, कहीं बैठोगे, पर्सनैलिटी होगी। अगर कोई लड़का है अच्छा सा कोट पैंट पहन के बैठा हुआ होगा, टाई लगा के बैठा हुआ होगा, वो अलग लगेगा कि हाँ भैया पढ़ा लिखा बच्चा है। कोई लड़की होगी इंटरव्यू के लिए जाएगी, अच्छी सी साड़ी बांध के जाएगी, अच्छा सा प्यारा सा सूट पहन के जाएगी, सिंपल जाएगी, जाहिलों की तरह बहुत भर कर अपने आप को ज्वेलरी पहन के ये वो करके नहीं जाएगी चटक मटक के। तो ये इन्होंने बोला कि आपका कैरेक्टर भी वो दिखाती है। शिक्षा के स्तर, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में इन्होंने बोला कि शिक्षा के अलग अलग स्तर हैं। प्रारंभिक में शिक्षा मनुष्य को अपनी शक्तियों को बताती है। मध्यम स्तर में शिक्षा व्यक्ति को अपने आसपास की स्थितियों को समझने के लिए हेल्प करती है। और लास्ट में जो शिक्षा है व्यक्ति की एक उसको तैयार करती है बाहर के अंदर के अच्छे बुरे हालातों से लड़ने के लिए, और एक गुड पर्सन, अच्छा व्यक्ति बनता है। जाहिर सी बात है, सेम वो एग्जाम्पल की अगर छोटी सी छींक भी आती है तो आप पास बैठे हुए लोगों से सॉरी बोल देते हो ताकि बुरा ना लगे। कोई जाहिल करेगा तो वो नहीं बोलेगा कभी भी। तीसरी बात है पत्नियों और संपत्ति का समुदाय। देखो इसमें ये बात आती है कि प्लेटो की जो एक संगता का संबंध है ना, वो कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई अलग हो। उन्होंने जब सारी चीज़ों पे बोला तो उन्होंने बोला संपत्ति और पत्नियों का समुदाय के बारे में भी क्यों ना बोला जाए। तो अगर उनका संपत्ति जो साम्यवाद है, उनका सिद्धांत उनके न्याय की अवधारणा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उनका परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत संपत्ति के साम्यवाद पर उनके जो विचार हैं उनको दिखाता है। न्याय, जैसा कि प्लेटो ने बोला कि आदर्श राज्य का उद्देश्य ही था। प्लेटो ने यहाँ तक कि ये भी बोला कि आदर्श राज्य 3 वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग था शासक वर्ग, सहायक वर्ग, उत्पादक वर्ग। ठीक है, ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ। डैनिंग ने क्या बोला कि निजी संपत्ति और पारिवारिक संबंध हर समुदाय में असहमति प्रमुख स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। दोनों में से किसी को भी आदर्श राज्य में मान्यता नहीं मिल सकती। ठीक है, इन्होंने क्या बोला
कि भाई निजी संपत्ति जो है वो पारिवारिक संबंध और पारिवारिक संबंध जो है हर समुदाय में असहमति प्रमुख स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। दोनों में से किसी में भी एक डिसिप्लिन स्टेट है ना, उसमें मान्यता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। इस पे वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी, अगर आएगा भी तो वो मैं आपको जब क्वेश्चन सीरीज लाऊंगी तो बता दूंगी कैसा आएगा। प्लेटो का संपत्ति और परिवार के साम्यवाद के समर्थन के लिए तर्क था, क्या था, कि राज्य की एकता इन दोनों की समाप्ति की मांग करती है। राज्य की एकता सुरक्षित रखने में है, परिवार और संपत्ति उसके मार्ग में बाधक है, इसलिए संपत्ति और विवाह को समाप्त करना होगा। भाई देखो, ये बात सेबाइन ने बोली थी कि प्लेटो ऐसा मानते थे। उन्होंने ये बोला कि राजा जो थे उनका ये चलता था, बेटा 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 करेगा, पूरी पुश्ते वो चलाएगा जो था सारा आगे तक। लेकिन उन्होंने ये बोला कि एक विवाह करना और संपत्ति रखना दोनों ही लड़ाई झगड़ों की फिसाद बनता है। आज आप देख सकते हो आज के टाइम पे कितने ही आपसी रिलेटिव्स में प्रॉपर्टी मैटर्स चलते रहते हैं, प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेम वही वाली बात प्लेटो ने 400-300 ईसा पूर्व बोली कि भाई संपत्ति होने पर पत्नियां ज़्यादा होती थी राजाओं की, फिर उनके बच्चे होते थे तो उन सब पर संपत्ति का बंटवारा भी होना होता था और लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते थे, मार कटाई भी हो जाती थी और उसको संपत्ति को बांटना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उस चीज़ को लेके प्लेटो ने बोला कि ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए, विवाह भी मत करो और संपत्तियाँ भी ज़्यादा मत बनाओ, जितना तुम्हारी जगह है वहाँ पर उसको रखो, दैट्स इट। ना तुम जाओगे तो ना उसको साथ लेके जाओगे और कुछ भी नहीं होने वाला, फिर तुम्हारे पीछे लड़ाई झगड़े ही होंगे। ये था मेन इनका। तो ये वाली बात इन्होंने इसमें बोलने की कोशिश की थी, मतलब कोशिश किया यार, यही बात बोली थी। तो प्रोफेसर मैक्सी ने बोला कि प्लेटो और मार्क्स जो हैं वो उनकी जो सोच है वो देखने में बिल्कुल मतलब सेम टू सेम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क्सवाद जो थे वो पूंजीवाद थे, वो कहते थे जितनी पूंजी हो सके इकट्ठी कर लो, लेकिन जो प्लेटो भैया थे वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। चौथा है आपका आदर्श राज्य। अब आता है आपका आदर्श राज्य, शासक वर्ग और दार्शनिक शासक। देखो, रिपब्लिक में प्लेटो ने 3 उत्तरोत्तर चरणों को बताया था, और वो चरण क्या थे पहले वो देख लो आप कि सबसे पहला स्वस्थ स्थिति, हेल्थ स्टेट, कि जैसा ग्लॉकॉन ने बोला कि सुअरों का नगर, द सिटी ऑफ पिग्स, जो कमोबेश रूप में एक सामाजिक समुदाय है जहाँ पर मनुष्य श्रम विभाजन या फिर स्पेशलिटी जो है उनके सिद्धांत पर अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में एकजुट होता है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि भाई विलासप्रिय स्थिति, लग्जरी जो स्टेट है, लग्जरी स्टेट में क्या बोला कि जो स्वस्थ स्थिति है उसमें व्यक्तियों में से ही उत्पन्न होती है लग्जरी स्टेट। जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तो अपने आप को अच्छा बना भी नहीं पाएंगे, कार गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। न्यायपूर्ण स्थिति, जस्टिस स्टेट। जस्टिस स्टेट में क्या बोला कि एक आदर्श स्थिति जो है जहाँ पे मार्गदर्शन के लिए दार्शनिक होते हैं जो कुत्तों में से विविध होने के नियम के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं काटना, किसे काटना है, किसे मित्र बनाना है, किसे शत्रु मानना है, उन सब का व्यवहार करते हैं। तो जस्टिस से इन सब चीज़ों का पता लग जाएगा। जब तक न्याय नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि कौन शत्रु है कौन नहीं है। लग्जरी स्टेट जब होगी जब आपकी हेल्दी स्टेट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वापस आते हैं यहाँ पर। देखो, प्लेटो ने ये बोला कि एक आदर्श राज्य होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त की मार कटाई, लड़ाई झगड़े, आज इसको मार दिया, राजा ने इसको मरवा दिया, इसको दंड दे दिया, उसकी गलती भी नहीं थी फिर भी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था राजा, उसको क्या पता भाई, वो तो उसने जो सुना, कानों देखा, वो जो भी करा उसने वो उस हिसाब से उसको दंड दे दिया। तो ये वाली चीज़ों को देखते हुए प्लेटो ने बोला कि भाई साहब बहुत आराम से आप लोग इस सब चीज़ों को ठीक करो, एक आदर्श राज्य बनाओ। प्लेटो के जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। आपका प्लेटो का विरोधी, ठीक है, प्लेटो के विरोधी का क्या है कि सब आलोचकों में से पॉपर नाम के आलोचक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आलोचना करी कि प्लेटो जो है खुले समाज के शत्रु हैं। वो समाज को सुखी नहीं देखना चाहते, शादी नहीं करवाना चाहते, संपत्तियां नहीं बनवाना चाहते। भाई प्लेटो किसी काम का इंसान नहीं है। पॉपर ने ये बात 1000 बार बोली, 1000 से भी लाख बार बोली, और अपनी हर बुक में जो इन्होंने प्लेटो के खिलाफ लिखी है या अपनी कोई भी बुक लिखी है उसके अंदर ये बताया है कि प्लेटो जो थे समाज के शत्रु थे। वो न्याय लाकर अपना भला देखना चाहते थे, सिर्फ
सुकरात को आगे बढ़ाना चाहते थे, जबकि वो बिल्कुल सही बात बोलते थे। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो का स्थान, कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर प्लेटो का स्थान जो था बहुत अच्छा था, और इतना ज़्यादा अच्छा होने के बावजूद उनके आलोचक भी बहुत ज़्यादा थे। जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ में अच्छे होगे तो आपके दुश्मन आलोचक सभी आएंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो भाई ये था आपका पूरा टॉपिक। अब निकलता है आपका कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन लिखने का मेन मैंने आपको बता रखा है, जो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया उसकी दो तीन लाइनें लेते जाओ और लास्ट तक आ जाओ। ये हो गया आपका कंक्लूजन कि प्लेटो इतने टाइम पे पैदा हुए थे, उन्होंने उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी रिपब्लिक थी, वो अपने सुकरात के सारे जो भी चीज़ें थी उसको आगे बढ़ाकर चलते थे। फिर न्याय के सिद्धांत में ये बोला, एजुकेशन में ये बोला, और फिर आदर्श राज्य में ये बोला, और आखिर में हमें ये लगता है कि प्लेटो बिल्कुल ठीक बोलते थे। अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही, लेकिन उनके आलोचकों ने बोला है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं बोलते थे और वो स्टेट के समाज के शत्रु थे, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। स्टूडेंट आपका प्लेटो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे। आई होप आपकी इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।